हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल और आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा कि मेरे पास क्लाइंट्स के कॉल आते हैं, मेरे से कंसल्टेशन में ये पूछा जाता है कि सर आप हमेशा बताते हैं कि प्रॉपर्टी की डील में कैश को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन सर मैं प्रॉपर्टी तो बेचना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो बायर है वो मुझे सिर्फ कैश ही दे रहा है। वो बोलता है अगर मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो कैश में ही खरीदूंगा, अदरवाइज मैं प्रॉपर्टी नहीं ले रहा। तो सर मुझे मजबूरी में वो प्रॉपर्टी कैश में ही देनी पड़ रही है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ एज अ सेलर तो चाहता है कि उसको पैसा बैंक में मिले। तो दोस्तों आज मैं इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा कि बायर अगर सेलर को सिर्फ कैश ही देना चाहता है तो वो ऐसा क्यों है, और किस तरीके से अगर सेलर रेडी है कि हाँ मुझे पैसा बैंक में ही लेना है, मैं कैश को नहीं लूँगा, तो किस तरीके से इस ट्रांजैक्शन को हम डील करें कि हम बायर को समझा सकें कि कैश को अवॉइड करके पैसा बैंक में दे दिया जाए ताकि वे बायर और सेलर दोनों के हित में हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि बायर क्यों पैसा कैश में देता है और सेलर क्यों कैश में एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ देखो दोस्तों, बायर बहुत तरीके के होते हैं। कुछ बायर होते हैं जिनको लॉ का अच्छे से ज्ञान होता है, जिनको पता होता है कि प्रॉपर्टी की डील में क्या लॉ है। कुछ बायर ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, क्या लॉ है। तो दो तरीके के बायर हैं। एक बायर जिसको पता है कि इनकम टैक्स के प्रोविज़न क्या बोलते हैं, जो समझदार है, जिसको ये पता है कि टीडीएस के प्रोविजंस क्या हैं और अगर कैश यूज़ में लेते हैं तो किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। और एक बायर वो होता है दोस्तों जो रूरल एरिया में होता है या फिर जिसको समझ ही नहीं है, वो सिर्फ ये चाहता है कि हमें कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना नहीं पड़े, बस हमने कैश में पैसा दिया और उसके बाद प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। कुछ इस तरीके के भी बायर होते हैं। तो दोस्तों बहुत से रीज़न है। अब मैं अगर वन बाय वन बात करूं तो बायर का सबसे पहला रीज़न, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, जिसको प्रोविजंस की जानकारी होती है, वो ये सोचता है कि मैं जितने ज़्यादा पैसे बैंक में दूंगा उतने ज़्यादा की मुझे रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी और जितने ज़्यादा की रजिस्ट्री होगी उतनी स्टैंप ड्यूटी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टेट वाइज स्टेट अगर मान लो 5 से 8% के बीच में आपकी स्टैंप ड्यूटी है, तो जितने ज़्यादा की आप रजिस्ट्री करवाओगे और बायर का उतना ज़्यादा स्टैंप ड्यूटी चार्ज लगना है। तो बात तो सही है, लॉजिकल है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ आता है बायर का कि मैं क्यों ज़्यादा स्टैंप ड्यूटी दूँ, वो बायर सेलर को बोलता है। दूसरी बात, बायर के पास पैसा ही कैश है। कुछ बायर ऐसे होते हैं, कुछ बायर्स इस तरीके के हाई प्रोफाइल होते हैं जिनके पास पैसा होता ही नहीं है, उनके पास ब्लैक मनी ही है। ब्लैक मनी इन सेंस उसके पास पैसा ही कैश है देने के लिए। वो प्रॉपर्टी खरीद ही इसलिए रहा है ताकि उस कैश पैसे को ठिकाने लगा सके और अपना सेटलमेंट कर सके। ऐसे कौन लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी कैश में बेच के लेता है, वो नई प्रॉपर्टी वापस से कैश में ही लेने की कोशिश करता है। तो इसलिए इस तरीके के कैश के ट्रांजैक्शन बढ़ जाते हैं। तो एक बायर ये भी है जिसके पास में पैसा ही कैश का रखा है और उस कैश को सेटल करने के लिए वो प्रॉपर्टी कैश में खरीदना चाहता है। इसमें बहुत से लोग आते हैं जो बहुत कैश में डील करते हैं, बिजनेसमैन होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं या कोई भी इस तरीके के लोग जिनके पास कैश की डीलिंग ज़्यादा है, वो ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए या अपने कैश को सेटल करने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए प्रॉपर्टी कैश में लेना चाहते हैं और बायर सेलर को बोलता है कि मैं तो कैश ही दूंगा। थर्ड, लोगों को दोस्तों पता नहीं है रूल्स के बारे में। गांव में बहुत सी प्रॉपर्टियां, खेत वगैरह, रूरल जो लैंड्स होती हैं, ज़मीनें होती हैं, मकान होते हैं, जो लोग अनपढ़ हैं या जिन्हें जानकारी नहीं है रूल्स की, वो कैश में पैसा दे देते हैं और प्रॉपर्टी का बाय सेल कर लेते हैं। हमारे पास बहुत से कंसल्टेशन में कॉल आता है, मेरे पास बहुत से लोगों का फ़ोन आता है कि सर हमें तो पता ही नहीं था, हमने प्रॉपर्टी का पैसा कैश में ले लिया है और उसको बैंक अकाउंट में जमा करा दिया है। अब मैं बोलता हूँ सर आपने तो सब कुछ कर ही लिया है, तो अब करने के बाद फ़ोन करने से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्त एक ये हो गया हमारे पास ना समझ बायर जिसको पता ही नहीं है कि रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है। कुछ बायर जो होते हैं वो झंझट में नहीं पड़ना चाहते, उनको ये लिटिगेशन नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। वो ये बोलते हैं, जो गांव के एरिया में ज़्यादातर होता है कि सर पैसे लो और हमें प्रॉपर्टी नाम कर दो सिंपल से पेपर पे लिख के, और वो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता।
दूसरे कुछ तरीके के बायर ऐसे भी होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है कि हाँ अगर हम कैश में डील करेंगे तो भी गलत है, लेकिन क्योंकि वो ये देखते हुए आ रहे हैं, पास्ट में उन्होंने अपने पिताजी को देखा है, अपनी फैमिली की हिस्ट्री देखी है, या और जो लोगों को देखते हैं, या कुछ लोगों के कहने पे या किसी के कन्विंस करने पे वो ये सोचते हैं कि सर उसने भी तो प्रॉपर्टी कैश में बेची थी, उसने भी तो प्रॉपर्टी कैश में ली थी, या मेरे पापा ने भी तो कैश में ली थी, सर तो मैं भी ले लेता हूं, मैं भी अपनी स्टैम्प ड्यूटी बचा लेता हूं। लेकिन दोस्तों वो जमाना अलग था, अब जमाना अलग है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से आपके बैंक अकाउंट लिंक है। हर छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग आपके AIS TIS आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे होती है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके जो कैश के ट्रांजैक्शन है वो गवर्नमेंट नहीं पकड़ पाएगी। तो दोस्तों ये तो बात हो गई बायर की, कि बायर के पास ये सारे रीजन होते हैं, इस तरीके के बायर होते हैं जो प्रॉपर्टी कैश में लेना चाहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में कि सेलर क्या करे, सेलर कैसे समझाए बायर को कि सर मुझे तो कैश पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बैंक में चाहिए। अब इसके पीछे भी दो तरीके के सेलर होते हैं। एक सेलर तो वो होता है जिसकी सोच ये होती है कि सर देखो, सेलर होता है प्रॉपर्टी बेचने वाला, प्रॉपर्टी बेचने पे जो भी प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन्स, और कैपिटल गेन्स पे आपको टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स लगता है कैपिटल गेन जो भी होता है उसके ऊपर। तो सेलर को भी अपना इनकम टैक्स देना है। तो सेलर भी दो तरीके के हैं। एक सेलर तो वो है जो बोलता है कि सर मैं तो इनकम टैक्स नहीं देना चाहता, मैं तो कम की रजिस्ट्री करवाऊंगा, तो मुझे कम का सेल दिखाना पड़ेगा, तो मेरा कैपिटल गेन भी कम आएगा, तो प्रॉफिट भी मुझे कम होगा, तो मुझे टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो सेलर खुद आगे से बोलते हैं कुछ तो कि सर मुझे तो कैश ही लूंगा मैं तो, ताकि मुझे टैक्स नहीं देना पड़े। लेकिन एक समझदार सेलर भी होता है। कुछ सेलर ऐसे भी होते हैं कि सर मैं मेरा पूरा टैक्स दूंगा, लेकिन मैं पैसा वाइट में लूंगा। क्यों वाइट में लूंगा? क्योंकि मैं एक सिंपल सा आदमी हूं, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। आज की डेट में अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी बेच के 1 करोड़ रुपए का कैश घर में रख लिया, तो सर मैं उसको संभालूंगा कैसे, मैं उस पैसे का करूंगा क्या? क्योंकि उस पैसे को आप बैंक अकाउंट में जमा नहीं करा सकते, और अगर आप बैंक अकाउंट में जमा नहीं करा सकते तो उस पैसे का कोई भी यूज नहीं है, ना आप इन्वेस्ट कर सकते हो उस पैसे को, बल्कि रिस्क और रहता है घर में इतना पैसा रहेगा तो, और 2 लोगों को पता भी होता है। फिर हम क्या कोशिश करता है, जो जिस सेलर ने कैश पैसा लिया होता है ना, वो फिर ये कोशिश करता है कि मैं नई प्रॉपर्टी ले लूं, फटाफट नई प्रॉपर्टी ले लूं कैश पैसे से। इस तरीके से ये सर्किल घूमता रहता है, घूमता रहता है। मतलब एक जने ने प्रॉपर्टी कैश में खरीदी, बेची, उसके बाद में उसके पास कैश आया, फिर वो उस कैश से दूसरी प्रॉपर्टी खरीदता है, फिर वो सामने वाले को कैश दे देता है, फिर वो सामने वाला नई प्रॉपर्टी खरीदता है कैश से। इस तरीके से ये सर्किल चलता रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे सिंपल लोग भी हैं, सैलरीड लोग हैं, जिनके पास कैश को संभालने की क्षमता नहीं है, जिनका कोई बिजनेस नहीं है, या उनके पास कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उसको उस कैश को सेटल कर दें। एक बात जो मैं हमेशा वीडियो में पहले भी दोस्तों बताते हुए आया हूं, कि अगर कोई भी अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, कोई सेलर है जो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है और उसके बदले में नई प्रॉपर्टी वो लेने ही वाला है, तो दोस्तों फिर तो कभी भी हमें कैश एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेलर के पास ओनली एक ही ऑब्जेक्टिव है कैश एक्सेप्ट करने का, और वो है कि उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमें छूट दे रखी है कि अगर प्रॉपर्टी बेच के आप नई प्रॉपर्टी लेते हो तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। उसकी कैलकुलेशन होती है लेकिन टैक्स नहीं लगता है। तो जब मेरा टैक्स बचने ही वाला है तो सेलर भाई साहब आप क्यों कैश एक्सेप्ट करोगे? आपको कैश एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। अब दोस्तों मैं वीडियो के मेन टॉपिक पे आता हूं कि सेलर बोल रहा है कि मुझे बैंक में पैसा चाहिए, लेकिन जो बायर है वो बोलता है कि मैं तो कैश ही दूंगा। तो अब सेलर क्या कहे, सेलर बायर को कैसे कन्विंस कर सकता है? मैं कुछ पॉइंट मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इस तरीके से आप उस बायर को समझा सकते हैं कि सर कैश में पेमेंट रिस्की रहेगी। तो पहली बात तो सर जो बायर अनएजुकेटेड है, जो बायर जिसको पता ही नहीं है इनकम टैक्स के रूल्स के बारे में, कि अगर कैश में प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन होता है और अगर इनकम टैक्स को पता चले जाता है तो दोनों बायर और सेलर दोनों फंसते हैं और दोनों के ऊपर अच्छी खासी पेनल्टी लग सकती है। तो सबसे पहले तो सेलर अगर वो समझदार है तो वो बायर को एजुकेट कर सकता है, उसको इनकम टैक्स के प्रोविजंस के बारे में बता सकता है कि देखिए अगर हम कैश में डीलिंग करेंगे, अगर आपका कैश पकड़ा जाता है या हमें किसी को पकड़ा में आ जाते हैं
तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन दैट केस हम बायर को एजुकेट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम ज्यादातर वहां है जहां पे हम गांव में प्रॉपर्टी की डीलिंग कर रहे हैं, या जो लोग रेगुलर डीलिंग नहीं करते हैं प्रॉपर्टी की, उनको पता नहीं होता। तो सेलर बायर को इस तरीके से समझा सकता है। दूसरी चीज, मेन प्रॉब्लम कहां पे आती है कि जो बायर अपनी स्टैंप ड्यूटी बचाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मैं ज्यादा स्टैंप ड्यूटी दूं, तो सेलर के पास ऑप्शन कम हो जाते हैं उसको समझाने के। सेलर कैसे समझाएगा उसको कि भैया स्टैंप ड्यूटी तो कोई बात नहीं 5-7% की लगेगी, लेकिन आप पैसा मुझे बैंक में दो। तो दोस्तों इसके लिए एक प्रैक्टिकल एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूंगा ना, कि देखो अगर सेलर ने डिसाइड कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे पैसा बैंक में ही लेना है, तो जब आप प्रॉपर्टी की डील नेगोशिएट कर रहे हो बायर के साथ में, तो हमेशा दोस्तों जब भी प्रॉपर्टी की डील नेगोशिएट होती है तो 5 से 10% या कभी कभी तो 20% तक का भी नेगोशिएशन होता है, नेगोशिएट करते हैं हम प्राइस में। तो हमेशा सेलर को यह बात दिमाग में रखनी चाहिए कि मुझे जो प्रॉपर्टी बेचनी है वो मुझे बैंक में पैसा चाहिए, वाइट का पैसा चाहिए। तो जब वो बायर बोलता है प्रॉपर्टी की डील नेगोशिएट करते टाइम, आप उसके सामने ये पॉइंट रखिए कि मैं तो प्रॉपर्टी बैंक में लूंगा पैसा, वाइट का पैसा लूंगा। तो वो उसी टाइम आप डिसाइड कर लीजिए जब नेगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी जो सेलर होता है वो जनरली 5 से 10% का डिस्काउंट तो उसको देना ही पड़ता है, नेगोशिएशन होता ही है इतना तो जनरल। तो आप उस डिस्काउंट के बदले में उस बायर से बोल सकते हो कि मैं आपको 5% का डिस्काउंट दे रहा हूं प्रॉपर्टी की डील में, लेकिन इसके बदले में मैं सारा पैसा बैंक अकाउंट में लूंगा। इस तरीके से नेगोशिएट करके सेलर जो है वो बायर को समझा सकता है कि मेरे को पैसा बैंक में ही चाहिए। और दोस्तों मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, अगर कोई बायर जेन्युइनली इंटरेस्टेड है ना, तो वो 5-6% बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और अगर उसको अच्छी डील मिल रही है, तो आप अगर अड़े हुए हैं, अगर आपने बोल दिया कि नहीं मैं तो प्रॉपर्टी बैंक में ही लूंगा, अगर आपको लेनी है तो लो या मत लो, तो अगर जेन्युइनली आपका बायर इंटरेस्टेड है तो वो आपको बैंक में भी पैसे देगा। हाँ, लेकिन अगर आपको ही प्रॉपर्टी बेचने की जल्दी है, अगर आप दिखाएंगे कि हाँ मुझे मेरी प्रॉपर्टी निकालनी ही है, तो हो सकता है फिर वो आपको बायर की टर्म्स माननी पड़े और वो जिस तरीके से भी पेमेंट करे आपको लेना पड़ेगा। तीसरा दोस्तों, आप उस बायर को बता सकते हो कि इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। आज की डेट में प्रॉपर्टी की डील में दोस्तों रिस्क किसका है? जो पैसे देने वाला है उसका ही तो रिस्क है कि भाई मैंने कोई पैसा दिया, उसके बदले में जो मुझे चीज मिलनी थी वो नहीं मिली। तो बायर को आप ये समझा सकते हो कि सर आजकल कितने केस आ रहे हैं जिसमें कैश, वैसे भी दोस्तों कैश की जो डीलिंग होती है इसमें कोई प्रूफ तो होता नहीं है। आज बायर ने सेलर को पैसे दे दिए तो सेलर कल को पलट गया तो कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं आए। दोस्तों बहुत से केस चल रहे हैं आज भी कोर्ट में। तो दोस्तों फ्रॉड होने का भी बहुत बड़ा रिस्क है, और अगर सेलर भी एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके पास भी सिक्योरिटी रिस्क है, वो कैश को संभालेगा कैसे? तो बायर और सेलर दोनों को बहुत रिस्क है। दोनों अपना टैक्स बचाना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों अपना एक तरफ का माइंडसेट चेक नहीं कर रहे कि सेलर को कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उसके पास कैश बैंक में नहीं है, कैश अलमारी में पड़ा है, सिक्योरिटी का रिस्क है। बायर अगर अपने सेलर को पैसा देगा कैश में तो भी बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर कल को कोई डिस्प्यूट हो गया प्रॉपर्टी की डील में, कुछ भी डिस्प्यूट हुआ तो वो कैश पैसे का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो आप कहां से पकड़ेंगे? तो दोस्तों ये मैंने कुछ टिप्स बताई है बायर के पर्सपेक्टिव से कि बायर नेगोशिएट कर सकता है। ये सबसे बड़ा टिप है। जब आप प्रॉपर्टी की डील नेगोशिएट कर रहे हो तब आप इन टर्म्स को डिसाइड कर लो कि भैया हम तो सारा पैसा बैंक में लेंगे, और बदले में अगर सेलर को 1 या 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देना पड़े तो मुझे लगता है इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एक बार पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, बैंक अकाउंट में आ जाता है, तो वो वाइट का पैसा हो जाता है, उसका आप कुछ भी कर सकते हो। अगर कैश में पैसा ले लिया और साल भर भी हल्की अलमारी में पड़ा रह गया तो 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी 10 लाख रुपए तो आपको वैसे ही नुकसान हो गया ना। तो इससे बढ़िया है आप 1-2% का डिस्काउंट अपने बायर को दे दो और बदले में उसके अकाउंट में ले लो। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हम इस कैश को कन्वर्ट करवा लेंगे, हम इसको वाइट करा लेंगे। दोस्तों उसमें भी बहुत खर्चा आता है, आजकल बहुत इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, मैं जिसको हमेशा डिस्करेज करता हूं। तो दोस्तों मैं हमेशा बायर एंड सेलर और हमेशा लॉ को, प्रोविजन को कंप्लाई करते हुए आपको एडवाइस कर रहा हूं
कि दोनों को कैश अवॉइड करना चाहिए, बायर को समझना चाहिए। और दोस्तों एक एडवाइस मेरी ये भी रहेगी कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी की डील कर रहे हो ना, उसमें किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हो। आप हमारे जैसे किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो, या आपके सर्किल में कोई आसपास आपके जानकार हैं जिनको प्रॉपर्टी की डील की समझ है, जिनको टैक्सेशन की समझ है, आप उनके साथ प्रॉपर्टी का नेगोशिएट करवाइए। दोस्तों हम थोड़ा सा फीस बचाने के लिए हम खुद डील करते हैं, लेकिन बाद में हमें वो डील महंगी पड़ती है। तो दोस्तों आप एक प्रोफेशनल की हेल्प की सहायता से भी अपने बायर को कन्विंस कर सकते हो, और इवन सेलर को भी कन्विंस किया जा सकता है कि आप कैश ना लें और बैंक में ट्रांजैक्शन करें। ये बायर और सेलर दोनों के लिए फायदेमंद रहता है। और गवर्नमेंट भी दोस्तों अब कैश को डिस्करेज कर रही है। कैश के लिए बहुत सारे प्रोविजंस आ चुके हैं, और अगर आज की डेट में आप प्रॉपर्टी बैंक से खरीदते हैं, बैंक के ट्रांजैक्शन से खरीदते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट बढ़ती है। कॉस्ट बढ़ने का मतलब है आपने प्रॉपर्टी ज्यादा की ली है, भविष्य में आप उसको बेचोगे तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। ये भी सोचने की बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो मैंने बात की, सेलर बायर से नेगोशिएट करते टाइम बात कर सकता है कि किस तरीके से हम बैंक से पेमेंट लेंगे, हम बायर को एजुकेट भी कर सकते हैं, हम प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं इस डील को कंक्लूड करने के लिए, और कैश को ना लेके बैंक में पैसा लेने के लिए। आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी। हाँ, एक चीज और मैं बोलूंगा, जो मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर प्रॉपर्टी की डील कैश के बिना तो होती ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है। दोस्तों मैं मानता हूं कि इंडिया में जो भी प्रॉपर्टी की डील्स होती है उसमें कैश इन्वॉल्व होता है, लेकिन दोस्तों आजकल ऐसा कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 20 लाख है, तो 80 लाख रुपए का कैश कैसे डील करोगे दोस्तों आप? 80 लाख रुपए की थोड़ी कैश डील होगी। हाँ 5-10% का समझ में आता है, मैं तो वो भी डिस्करेज करता हूं, लेकिन आजकल कुछ डील्स ऐसी होती है जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 20 लाख है, लेकिन 1 करोड़ मार्केट वैल्यू है, तो बाकी का डिफरेंस आप कैश में सेटल करना चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। दोस्तों ये मैंने मेरे पर्सनल व्यूज आपके साथ शेयर किए हैं। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिए हुए हैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में। मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं आप। मैं पर्सनली आपका केस सुन के, आपको सलाह करके, और आपकी प्रॉपर्टी की डील में नेगोशिएशन में भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। तो दोस्तों हम इस चैनल पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्सेशन की बात करते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि किस तरीके से हम आपका टैक्स बचाते हैं। तो दोस्तों प्लीज इस चैनल से बने रहिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड बाय दोस्तों।